हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले का वीडियो वैदिक काल का पहला वीडियो था और आज ये वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और ऋग वैदिक काल के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप सब जानते होंगे किसी भी सभ्यता की गहन अध्ययन के लिए वहाँ के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में ही अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और तभी उस सभ्यता के बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ऋग वैदिक का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 BC से 1000 BC तक इसका ऋग्वैदिक काल था। फिर अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन से ही ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल से ही लोकतंत्र की शुरुआत का एक नज़र आता है कि लोकतंत्र की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से होती है। तो वहाँ पे जो लोग थे, आर्य थे, वो कबीलों में रहते थे, झुंड बना के रहते थे। उन्हीं कबीलों को जन कहा गया। मतलब वहाँ का जो राजनैतिक जीवन था वो कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। जो जन कहलाता था, जो कबीला थे जन कहलाते थे और उन्हीं में से जो उस कबीले का नेतृत्व करता था यानी राजा था, उसे जनस्य गोपा कहा गया। तो उन कबीलों का नेतृत्व करने वाला जो राजा था वो जनस्य गोपा कहलाता था। और ये बताया कि राजतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्रात्मक शासन की एक झलक देखने को मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में जो ये राजा थे, जो जनस्य गोपा थे, इनके अधिकार सीमित थे और इन पे जो कुछ संस्थाएं थीं उनका नियंत्रण था। जैसे सभा, समिति, विदथ और गण नामक कुछ संस्थाएं थीं, उनका राजा के अधिकारों पर नियंत्रण था। वो कोई फैसला अपने मन से नहीं ले सकते थे। इन सभाओं का उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। तो अब बात करते हैं सभा और समिति का। सभा जो थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी और जो समिति थी वो जनसाधारण की संस्था थी। ये जो समिति है, जो जनसाधारण की संस्था, उसे आज का जो लोकसभा है उससे उसकी तुलना की जा सकती है और ये जो सभा है उसकी राज्यसभा से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लोकसभा से तुलना की जा सकती है। फिर ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है और समिति का 9 बार उल्लेख है। और जैसा कि बताया कि जो सभा थी इसमें बड़े बूढ़े, वयोवृद्ध और जो कुलीन थे वो लोग इस सभा में भाग लेते थे और उन लोगों की संस्था सभा थी। और समिति जो थी वयस्क लोग थे, जनसाधारण, यहाँ तक स्त्रियां भी समिति में भाग लेती थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ता था। इसका नियंत्रण, समिति का नियंत्रण राजा पर काफ़ी हद तक था। अब बात करेंगे कि कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ, जैसे कि किसी भी राजनीतिक जीवन की प्रशासनिक इकाइयाँ क्या होती हैं, किस चीज़ से, कहाँ से शुरुआत होती है, ये देखते हैं। किसी भी चीज़ की एक छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार को कुल कहा गया और कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। और कई परिवार मिलके ग्राम बनते थे
और ग्राम का मुखिया जो था, मुखिया ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी। और उसके बाद कई ग्राम मिलके विस बनते थे, कई ग्रामों का समूह जो था विस कहलाता था। जैसे आज का कई गांवों का समूह, विस का तुलना आप जिला से कर सकते हैं, जैसे आज का जिला है वैसे उस समय विस हुआ करता था। तो विस का हेड होता था विस्पति, और सबसे ऊपर जो सब एक वो ग्रुप होता था जन, उसके ऊपर आता था जनस्य गोपा, मतलब राजा। जैसा कि हम बताएं कि जो राजा पर नियंत्रण करने के लिए संस्थाएं थी, सभा समिति, वैसे एक विदत और गढ़ नामक भी संस्थाएं थी। और विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था थी ऋग्वैदिक काल की, जिसका 122 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, और सभा का 8 बार और समिति का 9 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। फिर यहाँ युद्ध का भी वर्णन है ऋग्वेद में। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था दशराग्य युद्ध, जो भरतवंश के एक राजा थे सुदास, भरतवंश के एक राजा थे सुदास, और 10 अन्य कबीले के साथ पौरुड़ी नदी, जो रावी नदी कहलाती है, रावी नदी, रावी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजयी हुए भरतवंश के सुदास। अब कुछ राजा के पदाधिकारी थे, तो जो राजा के पदाधिकारी थे इन्हें रत्नीन भी कहा जाता था, रत्नीन कहलाते थे। उन्हें देखते हैं कि कौन महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। जैसे पुरोहित होते थे, इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण पद था, इनका महत्वपूर्ण पद था। और एक तरह से राजा के पथ प्रदर्शक थे, राजा को हर चीज़ में सलाह दिया करते थे पुरोहित। सुत, रथ हाँकने वाले को सुत कहा गया। धातुकर्मी कर्मरा कहलाया। पूरब जो दुर्गपाल रहता था, दुर्ग रक्षक, उसका भी एक पद था। एक अस्पस जो गुप्तचर था, उस समय उसे अस्पस कहा गया। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप बहुत ज़रूर ध्यान देकर पढ़ें। फिर वहाँ ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई आदर्शों पर आधारित जो राजनीतिक जीवन है, उसमें कोई अस्थाई सेना नहीं थी। जैसे उसके बाद की जो राजनीतिक कंडीशन आई उसके बाद के कालों में, उसमें स्थायी सेना का निर्माण हुआ, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। बस एक अस्थायी सैनिक टोलियां बनाई जाती थी, क्योंकि जो युद्ध और जो पशुचारण जीवन था उनका, आर्यों का, उन्हें देखते हुए जो युद्धों की आशंका थी कि कब युद्ध हो जाए, तो उसे देखते हुए एक अस्थायी सैनिक टोलियां बनाई गई। उनका भी नाम रखा गया, सग्रवार्तगढ़ नामक अस्थायी सैनिक टोलियां बनाई गई। फिर अपराधी, जिसे जीव गृह कहा गया, उग्र को पुलिस जो थे उन्हें उग्र कहा गया। तो इस तरह हम देखें कि ऋग्वैदिक काल में जो राजनैतिक जीवन था वो पूरी तरह कबीलाई आदर्शों पर आधारित था, जिसका जो एक नेतृत्व करता था राजा, जिसका कहीं कहीं ये पाया गया कि उसका निर्वाचन होता था, उसे निर्वाचित किया जाता था। लेकिन ज़्यादातर स्रोतों से ये पता चलता है कि राजा का पद जो था वो वंशानुगत ही था। राजा के बाद उसके जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे वही राजा बनते थे। तो इस तरह से हमने देखा, और उसके बाद ये देखा कि राजा पर सभा और समिति का कितना ज़्यादा नियंत्रण था, और इस तरह से हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक जीवन देखा। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था एक तरह से समता मूलक जीवन था, समानता पर आधारित था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है, और पितृ प्रधान जीवन था। परिवार सबसे छोटी इकाई थी समाज की,
पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज होने का भी एक वजह हो सकता है कि वो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, पशुचारण थे हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए ये जो जीवन था, सामाजिक जीवन था, वो पितृसत्तात्मक दिखाई देता है। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस समय परिवार एक साथ रहा करते थे और उसे नृत्य कहा गया। ज़्यादातर नृत्य, संयुक्त परिवार को नृत्य नाम दिया गया। फिर बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की, तो सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ होता है और प्रारंभिक चरण में केवल 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो शूद्र शब्द की उत्पत्ति है वो ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया। मतलब वर्ण व्यवस्था का शुरुआत यहाँ से होता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से शूद्र शब्द का उल्लेख। लेकिन फिर भी जो वर्ण विभाजन था वो कर्म के आधार पर था, न कि रंग के आधार पर कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कैसे भी, वो कर्म के आधार पर था। एक कविता भी थी, जैसे एक उसमें ऋग्वैदिक काल में कहा गया कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता पंडित थे, ऐसे करके एक कविता भी ऋग्वैदिक काल में उसका उल्लेख है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ण विभाजन जो था उसे कर्म के आधार पर माना गया और ना कि रंग के आधार पर। फिर आता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं का क्या वो था। भले ही पितृसत्तात्मक समाज था लेकिन महिलाओं की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उन्हें भी बहुत विभिन्न अधिकार मिला था। जैसे कि शिक्षा का भी अधिकार था, उन्हें उपनयन, कन्याओं का उपनयन हुआ करता था, उन्हें वर चुनने की आज़ादी थी। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, शिक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार हुआ करते थे, वर चुनने की आज़ादी थी। जो कन्याएं पूरी जिंदगी अविवाहित रह सकती थीं, उन्हें अविवाहित रहने का भी अधिकार था। और उन्हें एक शब्द दिया गया अमाजू कहा गया, जो जीवन भर जो कन्याएं अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजू शब्द दिया गया। पुनर्विवाह की भी प्रथा थी। और फिर ऋग्वेद में एक जायत्सम शब्द का प्रयोग है, जायत्सम, महिलाओं के लिए, जिसका अर्थ निकलता है कि पत्नी ही गृह है। मतलब ये दिखता है कि पितृसत्तात्मक समाज होते हुए महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और ऋग्वैदिक काल में, जो कि उत्तर वैदिक काल आते आते इस महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन होगा और स्थिति काफ़ी खराब होगी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ज़्यादातर अच्छी थी। सुरा और सोम नामक मदिरा का भी वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में। सुरा की निंदा की गई है, सुरा नामक जो मदिरा है उसकी निंदा भी की गई है, सोम की प्रशंसा की गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रथाएं मिलती हैं ऋग्वैदिक काल में कि जो महिलाओं की जो अच्छी स्थिति को भी दिखाता है, उसके साथ ही जो महिलाओं की जो स्थिति थी उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने का कार्य करता है। जैसे कि एक नियोग प्रथा थी, बहुपति विवाह प्रथा थी, ये सब जो प्रथाएं थीं वो सब महिलाओं की जो वहाँ उस समय की स्थिति थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भी कार्य करता है। जैसे नियोग प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी स्त्री का पति मर जाता है, जो विधवा हो जाती थी, तो और कोई उसका संतान नहीं रहता था, तो उसे संतान प्राप्ति के लिए उस विधवा का विवाह उसके पति के भाई से यानी कि उसके देवर से संतान प्राप्ति के लिए करवाया जाता था, तो उसे ही नियोग प्रथा कहा गया। और उस नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान रहता था, उसे क्षेत्रज कहा जाता था। क्षेत्रज, जो संतान रहता था उसे क्षेत्रज, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाता था। फिर और बहुपति विवाह भी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है।
दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी जो कन्या को उसके विवाह के समय जो उपहार के रूप में दिया जाता था उसे वहतु कहा गया। वहतु, वहतु। और फिर ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी हुआ करती थीं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार था तो ये काफ़ी इनका नाम भी प्रचलित है। से लोपामुद्रा, घोषा, विश्वपाला, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाएं भी हुआ करती थी। तो इस तरह से जो सामाजिक जीवन है उसे हमने देखा कि पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं की स्थिति लगभग अच्छी ही थी, कुछ कुप्रथाएं भी थीं। और वर्ण विभाजन के बारे में हमने देखा कि वर्ण का विभाजन कर्म के आधार पर था सामाजिक जीवन में। और अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल का आर्थिक और धार्मिक जीवन, तो इसे मिटाकर उसे देखते हैं। और ये जो व्हाइट बोर्ड पे जो भी ये नोट्स है संक्षिप्त, इसे आप स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट डाउन करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो एक शॉर्ट नोट देखने से काफ़ी जल्दी याद रहता है और दिमाग में आ जाता है कि उसका डीप स्टडी कैसे हुआ था।